अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है फार्मा का सीएनएस का वो है एंग्जियोलिटिक ड्रग्स। ठीक है, एंग्जियोलिटिक और हिप्नोटिक ड्रग्स। ठीक है, एंग्जियोलिटिक मतलब एंग्शियस होता है बंदा, तो उस कंडीशन में जो ड्रग्स दी जाती हैं वो वाली होती हैं, और दूसरी हिप्नोटिक्स जो होती हैं हमारे पास वो स्लीप के लिए होती हैं, मतलब जिसको नींद नहीं आती तो उनको हम हिप्नोटिक्स देते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एंग्जियोलिटिक की क्लासिफिकेशन में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से मिसिंग है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये बारबिचुरेट्स है। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन में मैं आपको क्लासेस अभी बता रही हूँ कि इसमें सीएनएस की ड्रग्स के अंदर क्लासेस आती कौन कौन सी हैं। ठीक है, बारबिचुरेट्स आती हैं, देन बेंजोडाइज़ेपिन्स आती हैं, फिर उसके बाद न्यू हिप्नोटिक ड्रग्स आती हैं। उनके अंदर आपके पास ज़ैल्पिलॉन इस तरह की ड्रग्स आती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको सारी पढ़ाऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट आते हैं। ठीक है, उसके अलावा सीरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं, कार्बामेट्स आ जाते हैं, हिस्टामीन्स आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह ना ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है, और ये नेक्स्ट वाली लास्ट वाली इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो मैकेनिज्म फैक्शन है वो सारा है, वो मैं आपको पहले डिटेल्स में पढ़ाती हूँ, देन हम यहाँ से ना एंड पे समरी कर लेंगे। मतलब आपने याद करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं मैकेनिज्म फैक्शंस। ठीक है, उसके बाद थेरापीटिक यूजेस। ठीक है, उसके बाद इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद देन जो है इनके अंदर ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं क्लास में, वो वाली ड्रग्स हैं। अच्छा, पहले मैं आपको इनका कंप्लीट रिव्यू दे दूं, देन हम इनके इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम आ रहे हैं हमारे बेंजोडाइज़ेपिन पे। ठीक है, बेंजोडाइज़ेपिन्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स आती हैं वो ज़ोलाम्स आती हैं और ज़ीपाम्स आती हैं। ठीक है, मिडाज़ोलाम, ट्रायाज़ोलाम, इस तरह करके ना ज़ोलाम्स आती हैं और ज़ीपाम्स आती हैं, ऑक्साज़ीपाम, ट्रायाज़ीपाम, इस तरह करके। अच्छा, इसके अंदर ना आपने याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है कि ये निमोनिक्स है कुछ, इसमें ना 3 क्लासेस हमने बना लेनी है। एक शॉर्ट एक्टिंग की होती है, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है, और तीसरी हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग होती है। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो उसका एक निमोनिक है टॉम, से याद रख सकते हैं आप। उसमें ट्रायाज़ोलाम, मिडाज़ोलाम और ऑक्साज़ीपाम। ठीक है बच्चों, टॉम के अंदर ओ जो है ना वो एक ज़ीपाम है, बाकी दोनों जो है वो ज़ोलाम्स हैं, ट्रायाज़ोलाम, ऑक्साज़ीपाम और मिडाज़ोलाम। उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग आती है, उसमें मैंने निमोनिक बनाया, याद रखा था स्टील के नाम से। ठीक है, स्टील में ऐसा आपने कुछ भी नहीं बनाना, जो आगे TEAL है ना उससे आपने याद रखना है टीनियाज़ीपाम, एस्टाज़ोलाम, अल्प्राज़ोलाम और लोराज़ीपाम। ठीक है, ये इस तरह याद रखना है। उसके बाद एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग जो होती है उसमें आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बो, इस तरह की जो ड्रग्स है ना वो वाली आपने याद रखनी है, जिनके आगे एलिमेंट्स के नेम्स आ रहे हैं। ठीक है, क्लोरोज़ीपाम, क्लोराज़ीपाम, फ्लोराज़ीपाम। ठीक है, उसके बाद क्लोरोडायाज़िपोक्साइड, डायाज़ीपाम, इस तरह करके ना इसमें जो ड्रग्स आती हैं उनके नाम होते हैं। ठीक है, अच्छा, और कुछ ड्रग्स जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं जो कि लिवर से मेटाबोलाइज नहीं होती, वो आउटसाइड द लिवर उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। बेशक गट में हो जाए, बेशक उनका क्या कहते हैं किडनी में हो जाए मेटाबॉलिज्म, जो आउटसाइड द लिवर होती है ना मेटाबॉलिज्म, उनको हम उनके अंदर 3 आती है हमारे पास, उसको हमने ऐसे याद रखना है आउटसाइड द लिवर से। ओ फॉर आउटसाइड फॉर ऑक्साज़ीपाम। ठीक है, जो टी है, टी फॉर टेम्पाज़ीपाम, टेम्पाज़ीपाम शायद ऐसे कुछ नाम था। उसके बाद L फॉर लोराज़ीपाम। ठीक है, ये आउटसाइड द लिवर होती हैं, मेटाबोलाइज लिवर से नहीं होती। ठीक है, इनको हम ऐसा पेशेंट जिनके अंदर कोई लिवर डिजीज़ है उन पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि लिवर के अंदर तो उन्होंने मेटाबोलाइज होना नहीं, तो ऐसा पेशेंट जिनके अंदर लिवर डिजीज़ है तो उसमें हम ये प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने ज़ोलाम्ज़ीपाम्स याद करने हैं, तो ये इस तरह करके मैंने बनाया था। ज़ोलाम्स में आपके पास CD फ्लॉक। ठीक है, C फॉर क्लोनाज़ीपाम, डायाज़ीपाम, फ्लोराज़ीपाम, लोराज़ीपाम। आपको ज़ीपाम्स नहीं याद हो रहे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। और उसके बाद ज़ोलाम्स हैं वो मीट से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, मीडा, एस्टा, एल्प्रा, ट्राया, मतलब इसमें आप शॉर्ट लॉन्ग एक्टिंग का केस नहीं कर सकते, इस तरह आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे हैं इसके ऊपर बेंजोडाइज़ेपिन के ऊपर। तो इसके अंदर जो है वो आपने क्या क्या देखना है कि पहले होता था कि बारबिचुरेट्स मोस्टली दिए जाते थे एंग्जियोलिटिक ड्रग्स के तौर पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि ना जो बारबिचुरेट्स थे उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आने लग पड़े थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए बेंजोडाइज़ेपिन्स बनाएगी कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स दूसरे की निस्बत कम होंगे। वो जो थी ना बारबिचुरेट्स, वो सेफ़र लिमिट्स जो है ना उसकी बहुत कम थी, मतलब उसकी जो आप कह सकते हैं कि
रेंज ऑफ सेफ्टी थी ना वो बहुत कम थी, वो डोज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो जो है ना वो सेफ़ नहीं रहती, वो उसकी वजह से बंदा बेहोशी में जा सकता है। वो बारबिचुरेट्स तो हम जो है वो एज आ एनेस्थीसिया भी यूज़ करते हैं ना। उसके अलावा जो है वो क्या था कि ये सेफ़र थी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी ट्रीटमेंट के तौर पे ना, तो इसलिए हमने बेंजोडाइज़ेपिन्स को प्रेफर किया। उसके अलावा कि बेंजोडाइज़ेपिन्स कॉमनली यूज़ होती हैं, लेकिन हम बेस्ट चॉइस नहीं कह सकते कि ये एंजाइटी इंसोम्निया वगैरह के लिए बेस्ट चॉइस है। बस ये यूज़ होती है, ठीक है, लेकिन दिस इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस, ठीक है। उसके बाद कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं, उन्होंने कहा कि जिनको हम दे सकते हैं एंग्जाइटिक एक्शन के लिए, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट का भी मैं आपको बताऊंगी, उसमें हमारे पास आते हैं SSRIs आते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके अलावा एंटीहिस्टामिन्स वगैरह भी दे सकते हैं इंसोम्निया के लिए, क्योंकि एंटीहिस्टामिन जो है ना स्लीप के लिए होती हैं, ठीक है, स्लीप के लिए हम दे सकते हैं, तो इसलिए अब वो यहाँ पर वो भी प्रेफर की जा सकती हैं। अच्छा, अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे आते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में क्या होता है कि एक्चुअली जो बेंजोडाइज़ेपिन्स होती हैं ना, इन्होंने एक्ट करना है गाबा रिसेप्टर पे। बच्चों, जो दूसरी बारबिचुरेट्स है ना, उन्होंने भी गाबा पे ही एक्ट करना है, ठीक है, लेकिन इनका दोनों का डिफरेंस इतना आता है कि इसने जब बाइंड करना है उसके साथ क्या कहते हैं गाबा रिसेप्टर्स के साथ, तो जो बेंजोडाइज़ेपिन्स है इन्होंने चैनल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना है। ओपन क्लोजिंग जो है ना, मतलब 1 मिनट में पहले अगर वो समझ लो 1 सेकंड में समझ लो पहले 5 दफ़ा खुलता था वो चैनल, खुलता था बंद होता था, अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, 10 दफ़ा खुलेगा बंद होगा। उतने ही दफ़ा जितनी दफ़ा खुलेगा बंद होगा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसकी वजह से जो है ना वो उस तरह इसका एक्शन होता है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होना है कि टारगेट एक्शन जो होता है वो गाबा रिसेप्टर्स पे होता है, ठीक है, और रिसेप्टर्स वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे बुक में नहीं लिखा हुआ, थैलेमस पे होते हैं, लिम्बिक सिस्टम पे होते हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। इसने करना है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर देनी है क्लोराइड चैनल ओपनिंग की, ठीक है। क्लोराइड चैनल की ओपनिंग की फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्लोरीन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो है ना मूव करेगा, ठीक है, क्लोराइड को पोर के थ्रू ज़्यादा मूव करवाने देगा, ठीक है। ये अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। गाबा रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, उनके 5 सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, 2 अल्फ़ा सब यूनिट होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट होते हैं और 1 गैमा सब यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, वो अब जो है वो उसके अलावा बाइंडिंग जब करता है ना गाबा रिसेप्टर के साथ आपका ये बेंजोडाइज़ेपिन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेंट्रल आयन चैनल होता है क्लोराइड का, वो ओपन हो जाता है पोर के थ्रू। उसकी वजह से क्या होता है कि क्लोराइड बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स करता है, अंदर जाता है बहुत ज़्यादा। जितनी दफ़ा खुलेगा उतनी दफ़ा क्लोराइड अंदर जाएगा, और क्लोराइड जितना अंदर जाएगा उतनी ही उसकी हाइपर पोलराइजेशन होगी, और जितनी हाइपर पोलराइजेशन होगी उसकी वजह से ट्रांसमिशन जो होगी, नर्व ट्रांसमिशन उतनी ही कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब हाइपर पोलराइजेशन होगी, ट्रांसमिशन डिक्रीज हो जाएगी, हमारा मकसद तो यही है ना, एंग्जाइटिक के केस में हमने एंग्शियसनेस को कम करना है, बहुत ज़्यादा उनमें डिस्चार्ज हो रहा होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, उसको कम करना है। उसके अलावा जो है वो हमने जो क्लोराइड जब बहुत ज़्यादा जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन होगी, तो नर्व इम्पल्स जनरेट कम से कम होगी, ठीक है। जब नर्व इम्पल्स कम से कम जनरेट होगी तो बंदा स्लीप की कंडीशन में जाता है, मतलब हिप्नोटिक्स जो है ना वो हिप्नोटिक्स के तौर पे भी हम इसको इसलिए हम दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि ने न्यूरोट्रांसमिशन को डिक्रीज़ कर देना है, और उसके अलावा जो है वो ये देखना है कि जो आपका लगता है गाबा रिसेप्टर के ऊपर किस स्पेसिफिक साइट पे लगता है बेंजोडाइज़ेपिन। बेंजोडाइज़ेपिन के लिए ना बाइंड करने के लिए एक स्पेसिफिक हाई एफिनिटी साइट होती है, जो कि आपके जो इंटरफेस ऑफ अल्फ़ा और गैमा सब यूनिट होता है उनके इंटरफेस पे प्रेजेंट होती है गाबा रिसेप्टर पे। देखो ये गाबा रिसेप्टर है ना, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, गाबा रिसेप्टर है, ठीक है। इसका गैमा और अल्फ़ा के दरमियान इंटरफेस होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आके बाइंड करती है आपकी बेंजोडाइज़ेपिन, ठीक है। अच्छा, ये बात होगी। उसके बाद हम इसके एक्शंस की बात करेंगे। एक्शंस मैंने इसके लिए ये वाला निमोनिक बनाया था, लेकिन मैंने एक जगह देखा था तो वहाँ स्कैम बना हुआ था, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो मैंने बनाया हुआ, इसमें R फॉर रिडक्शन ऑफ एंजाइटी, A फॉर एंटीरोग्रेड एमनीजिया, S फॉर सीडेटिव हिप्नोटिक, ठीक है, A फॉर एंटी कन्वल्सेंट्स एंड M फॉर मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। ये RSM का मतलब ये है, ठीक है, मैंने जो बनाया है। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों, ये लिपिनकॉट से पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छी ये CNS के दिए हुए चैप्टर्स। जस्ट मैं आपको बताना चाहती थी कि आप CNS अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आगे आप नेक्स्ट कैटजंग से करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मेरे ख्याल में वीडियो बड़ी होगी, हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।